हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आई विश यू ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत सुप्रभात सभी को। आइए क्लास को ज्वाइन करिए फटाफट। हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग अपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लास हमारी है, एडवर्ड एल्बर्ट की बुक को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसके कंटिन्यूएशन में हम लोग मॉडर्न एज में इंटर वॉर जो ईयर्स हैं वहाँ का पूरा लिटरेचर हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फटाफट क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इंटर वॉर ईयर में हमारे पास क्या क्या है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर देखें तो इंटर वॉर ईयर्स, आपको पता है इंटर वॉर ईयर्स की जब मैं बात करूँ तो आपको ध्यान में रखना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जहाँ पे समाप्त होता है, मतलब 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा समाप्त होता है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जहाँ पे शुरू होता है मतलब 1939। इसके पीरियड को ही हमें स्टडी करना है। दिस इज कॉल्ड इंटर वॉर ईयर्स ना। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 39 में, पहला समाप्त हुआ था 18 में। तो उसी के बीच का हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। भाई पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो सोसाइटी में हमें डिसइल्यूजनमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा जो मतलब कहते हैं ना गुटबाजी भी इंग्लैंड में शुरू हो गई है। तो आइए एक एक करके हम उसको देखते हैं। तो कह रहे हैं कि आफ्टर द ट्रीटी, वर्साई की संधि हुई थी ना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी, अटेंशन इन इंग्लैंड वाज स्टिल मेनली कंसंट्रेटेड ऑन फॉरेन अफेयर्स। तो कह रहे हैं कि इंग्लैंड अभी भी फॉरेन अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था और नए लीग नेशंस की स्थापना हुई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसने क्या किया है, मिडिल ईस्ट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी को जन्म दिया है। और इंडिया और आयरलैंड के ट्रबल्स भी इस समय देखें तो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। फिर एक ट्रीटी हुई है कहाँ की, लोकार्नो की ना, लोकार्नो की संधि हुई है। इट डिमिनिश्ड एट लीस्ट टेम्पररी एंग्जाइटीज इन यूरोप, यूरोप में जो एंग्जाइटी थी उससे थोड़ी सी कम हुई, परेशानी थोड़ी सी कम हुई। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे होम अफेयर्स के थॉट शुरू हो गए, लोग अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए अलग अलग जगहों में। फिर अचानक क्या हुआ, 1926 में एक जनरल स्ट्राइक हुई, जनरल स्ट्राइक ऑफ 1960। ये पोस्ट वार के बाद एक अचानक से जो है धड़ाम, मार्केट पूरा धड़ाम हो गया। स्ट्राइक है जिसको हम लोग बोलते हैं आगे चलकर डिप्रेशन, 1920 1930 का द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से हम लोग जिनको जानते हैं, ये भी इसी समय में आया था। तो देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं हमारे जो उस समय का जो हमारा पीरियड था उस पर देखने को तो 100% से मिलता है। और हिस्ट्री में क्या चल रहा था, तो हिस्ट्री में और देखेंगे तो नाजीज का राइज हो रहा था, कहाँ पर, जर्मनी में ना। जर्मनी में नाजीज पावर में आ गए थे। 34 से 39 तक जो है इन लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा पावर अपना ग्रोथ कर लिया था और आसपास के एरियाज में अपना जो है टेंशन एराइज कर रहे थे। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पीरियड है, इसका भी हमें यहाँ के लिटरेचर पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिलहाल लिटरेरी फीचर्स में क्या था इस समय, तो लिटरेचर में अगर हम देखें तो इस समय नॉवेल, पोएट्री, ड्रामा और बहुत सारे मिसलेनियस लिटरेचर लिखे गए ना। पोएट्री का रिसरेक्शन हुआ, पोएट्री का रिसर्जेंस हुआ, फिर से पोएट्री को जिंदा किया गया, रिवाइव किया गया। कौन कौन से लोग आए पोएट्री में, आप देखेंगे न्यू पोएट्स में टी एस इलियट का नाम आपने सुना ही होगा, ये भी नए पोएट्स में आते हैं। मॉडर्न पोएट में डब्ल्यू एच ऑर्डन, इनकी भी पोएम हमने आपको पढ़ाई हुई है। सेसिल डे लेविस हैं, लुइस मैग्नीस हैं, ये सब नए पोएट्स थे जिन्होंने अपनी शुरुआत करी है। और उधर हम देखेंगे आयरलैंड में तो हमारे एड साहब हैं जो है, उन लोग नए पोएट्स में। तो पोएट्स में ये कुछ खास लोग हैं। नॉवेल भी शुरू हुआ, ड्रामा भी शुरू हुआ, बहुत सारे नॉवेल में भी देखेंगे, ड्रामा में बहुत सारे राइटर हमारे पास आपको मिलेंगे। अच्छा, इसी समय क्या है कि रेडियो और सिनेमा का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस समाज पर देखने को, लिटरेचर पर देखने को मिलता है। स्पेशली जो है अगर हम बात करें ड्रामा में, तो स्क्रीन प्ले वगैरह लिखने का जो ट्रेंड था ना वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर राइज होता है ना। चलिए फिलहाल हम सबसे पहले इस एज के नॉवलिस्ट की बात करेंगे। तो पहले हमारे नॉवलिस्ट हैं डी एच लॉरेंस। अब डी एच लॉरेंस साहब की बात करते हैं। इनकी रचनाएं तो बहुत फेमस है, आप सब लोग जानते ही होंगे। डी एच लॉरेंस, इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। इनकी कुछ रचनाएं बहुत ही फेमस हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कह रहे हैं कि ही वॉज बॉर्न एट ईस्टवुड इन नॉटिंघम शायर, नॉटिंघम शायर ईस्टवुड में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर लंदन में इनकी पढ़ाई हुई थी। इनकी पहली रचना जो सबसे पहले आती है द वाइट पिकॉक आती है 1911 में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, टीचिंग प्रोफेशन में थे, टीचिंग को इन्होंने छोड़ दिया और फुल टाइम इन्होंने क्या किया, लिटरेचर को अडॉप्ट कर लिया। ही मैरिड फ्रेडा वीकली, एक फ्रीडा थी वीकली, जर्मन एंड प्रीवियसली वाइफ ऑफ नॉटिंघम प्रोफेसर। एक्चुअली एक प्रोफेसर साहब थे,
उनकी पत्नी थी फ्रीडा, और उनसे इनका लव अफेयर था, तो बाद में उसी फ्रीडा के साथ इन्होंने शादी कर ली थी। और जर्मन की जो है वो फ्रीडा थी जो है, तो उन्हीं से उन्होंने शादी कर ली। दूसरी इनकी रचना की बात करें तो रेनबो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसको शुरुआत में इसके ऊपर ऑब्ससीनिटी का चार्ज लगा था और ये बैन कर दी गई थी, ठीक है। एज ऑब्ससीन एंड द बैनिंग ऑफ एन एग्जीबिशन ऑफ हिज पेंटिंग बाय द पुलिस मेड लॉरेंस ट्राई टू लीव इंग्लैंड, और इस वजह से इंग्लैंड को मजबूरी में वहां से छोड़ना पड़ गया कि भाई ये क्या, इनके ऊपर बैन लग गया था इनकी रचना के ऊपर कि ये ऑब्सीन है। इनकी रेनबो जो है ऑब्सीनिटी का इसके ऊपर चार्ज लग गया था। उसके बाद ये चले गए, फिर अमेरिका चले गए, वहाँ पर ये माल्टा, इटली घूमे, माल्टा घूमे, सिलोन, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, लास्ट में न्यू मैक्सिको में आकर के ये सेटल्ड हो जाते हैं और वहीं पर लाइफ टाइम फिर ये रहते हैं। बाद में फिर ये यूरोप में लौट के आते हैं और इनकी डेथ जो है फ्रांस में हुई है, 1929 फ्रांस में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। अब हम इनके कुछ प्रोज वर्क की बात कर लेते हैं। तो प्रोज वर्क की अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज तो लिखी हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, सब कुछ लिखा है। पहला जो इनका वर्क अभी पीछे हमने आपको बताया था वो है वाइट पिकॉक। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, कह सकते हैं स्टोरी ऑफ अनहैप्पी ह्यूमन रिलेशनशिप। इसने दिखाया कि हमारा मानव जीवन कितना अनहैप्पी है, और खास करके ये आसपास के एरियाज के बारे में ही बात करते हैं। दूसरी इनकी रचना है द ट्रेसपासर 1929 में। उसके बाद इनकी सबसे फेमस जो रचना ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है, दैट इज सन्स एंड रबल। सन्स एंड लवर्स बहुत ही फेमस इनकी रचना है, ऑटोबायोग्राफिकल इन टोन है। इसमें जो मिस्टर मॉरल और मिसेस मॉरल का करेक्टर है ना, वो कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि इनके फादर मदर ही थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी फेमस ये रचना है, ठीक है। उसके बाद इनकी रेनबो आई, रेनबो जिसको हमने बताया जिसके ऊपर ऑब्ससीनिटी का चार्ज लगा था और ये बैन कर दी गई थी ना। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन मैन एंड वेमेन को दिखाती है कि कैसे मैन एंड वेमेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसको दिखाती है। उसके बाद इन्होंने रेनबो का एक सिक्वल निकाला। सिक्वल जो है बीच में बैन हो गया, तो भाई 15 से लेकर के 20 उस तक तो बेचारे परेशान ही रहे। 21 में इन्होंने रेनबो का एक सिक्वल निकाला, उसका नाम था वेमेन इन लव। वेमेन इन लव ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी नावल है, ठीक है। लॉरेंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं वेमेन इन लव को काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। उसके बाद इनकी ऑस्ट्रेलिया विजिट पर गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल आप एनिमल जानते ही हैं, कंगारू है। तो कंगारू पर भी इन्होंने जो है एक नावल लिखी और इसको दिया थॉट एडवेंचर। बहुत बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, बहुत बार क्वेश्चन आया है, थॉट एडवेंचर किस नॉवेल को कहा है, ऑब्ससीनिटी का चार्ज किस नॉवेल पर लगा है, रेनबो का सिक्वल क्या है, ये सब मैं आपको इसीलिए बताता चल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा ना। तो इसमें थॉट एडवेंचर इसको इन्होंने खुद कहा है कि मेरी नॉवेल ये थॉट एडवेंचर है, ठीक है। उसके बाद इनकी है द बॉय इन द बुश, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हालांकि ऑस्ट्रेलियन बैकग्राउंड को ही दिखाती है, चलिए छोड़िए। उसके बाद इनकी आ जाइए द प्लूम सरपेंट, ठीक है। ये एक ओवर लेंथी वर्क इनकी है विच डील्स विथ मैक्सिकन लाइफ। तो ध्यान रखा, मैक्सिकन लाइफ को इन्होंने दिखाया इसमें। तो ये सब भी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कहाँ पर ये बेस्ड है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं तो 2 साल बाद इनकी आती है सबसे ज्यादा डिबेटेड, और इसको भी बैन कर दिया गया था, लेडी चैटरलीज लवर 1928 में आई। एक ऐसा नॉवेल था जिसमें इन्होंने सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को हैंडल किया था ना, जिसमें इन्होंने ये दिखाया था कि अ वेल्थ ऑफ फिजिकल डिटेल एंड अनइनहिबिटेड लैंग्वेज। और कह रहे हैं कि इसमें मतलब काफ़ी ऑब्ससिनिटी के इसके ऊपर चार्ज लगे थे और सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को इतना ज़्यादा इन्होंने दिखाया था कि इस पर बैन कर दिया गया। बाद में ये बैन पता है 1960 में हटा है, 1960 में इनके मरने के बहुत दिन बाद जो है इस रचना से बैन हटा है। कहाँ पर? यूरोप में। इट इज लॉरेंस लास्ट इम्बिटर्ड फ्लिंग व्हाट ही फेल्ट टू बी प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। ये कहते हैं कि बहुत ही इन्होंने इसके बारे में कहा वेरी ट्रू मॉरल को मैंने दिखाया इसमें, जो ह्यूमन नेचर है ना उसी को मैंने दिखाया है, मैंने कुछ गलत नहीं दिखाया था। चलिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इसको बैन कर दिया गया, फिर 1960 में इस पर से बैन को लिफ्ट किया गया है। उसके बाद इनका द प्रूशियन ऑफिसर है 1914, ये वार पर बेस्ड है। प्रूशियन ऑफिसर, इंग्लैंड माई इंग्लैंड ये काफ़ी फेमस है 1929 जो है। और द लेडी बर्ड एंड द फॉक्स ये इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो आप ध्यान रखेंगे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज में प्रूशियन ऑफिसर काफ़ी फेमस है, इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, एक बार ये एग्जाम में आया भी है प्रूशियन ऑफिसर। चलिए,
उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है मामला इनका। कैप्टन्स डॉल है, सेंट मावर है, टुगेदर विद द प्रिंसेस, द वुमेन हु रोड अवे एंड अदर स्टोरीज, द वर्जिन एंड द जिप्सी है, द लवली लेडी है। और इनके कुछ एसेज हैं जिसमें बहुत ही फेमस इनका है, वो है हमारा ट्विलाइट इन इटली 1916। और उसके बाद सार्डिना है, रिफ्लेक्शंस ऑन डेथ ऑफ पार्कुपाइन है, एंड मॉर्निंग इन मैक्सिको है। ये इनकी कुछ प्रोज वर्क है, तो ये आप याद रखेंगे, ट्विलाइट इन इटली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी ट्रेवल, जो ट्रेवल किया था ना इन्होंने, इटली मैक्सिको हर जगह गए थे, माल्टा वगैरह ना, उसी के एक्सपीरियंसेस को दिखाया है। अब इनकी पोएट्री की बात करें तो पोएट्री, खास पोएट्री के क्षेत्र में इनका कुछ योगदान तो नहीं है, लेकिन कुछ इनकी पोएटिक कलेक्शंस हैं, जैसे लव पोएम्स एंड अदर्स, एमरोज, लुक वी हैव कम थ्रू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे कहूँ वो याद रखिएगा, तो टॉर्टवाइसेस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और बर्ड्स, बीस्ट एंड फ्लावर्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैंसीज याद रख लें तो द बेस्ट, लेकिन ये दो आप याद रख लीजिएगा, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इनके नॉवेल्स की फीचर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे फिलहाल, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत काम का नहीं है। हाँ, एक इनका था कि इन्होंने उसके बारे में, अपने नॉवेल के बारे में कहा था कि ऑल आई वांट इज टू आंसर टू माय ब्लड डायरेक्ट विदाउट फ्रिवलिंग इंटरवेंशन ऑफ माइंड। तो ये काफ़ी फेमस लाइन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। पूछता है ये किसने कहा है या किससे रिलेटेड है ना, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। हालांकि हम बाद में आपको जब लेडी चैटर्जीज लवर वगैरह पढ़ाएंगे ना, आपको समरी वगैरह बताएंगे, तो वहाँ पे हम आपको जरूर इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इनको छोड़ दीजिए। इनके जो है कुछ क्रिटिकल वर्क्स हैं, जैसे फैंटेसिया ऑफ द अनकॉन्शियस है, साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शियस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए ये सब छोड़ दीजिए, अब हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट राइटर के पास। हमारे नेक्स्ट राइटर हैं, ये भी बहुत ही फेमस हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर राइटर जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के, जेम्स जॉयस। ये भी आयरलैंड से बिलोंग करते थे, आयरिश पेरेंट्स के थे ये, डबलिन में ही इनका जन्म हुआ था, बाद में ये आकर के हालांकि लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। चलिए फिलहाल हम आइए इनको जो है देखते हैं ध्यान से, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं। इनके नॉवेल्स की बात कर लेते हैं, तो नॉवेल्स लिखते हैं जो है जैसे इनका पहला ही नॉवेल है हमारा डबलिनर्स, काफ़ी फेमस नॉवेल है। डबलिनर्स पूछता है 1900 में शुरू हुई थी, 14 में पब्लिश हुई थी। ये बिल्कुल नरेटिव टेक्निक इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट दीज ऑब्जेक्टिव स्टोरी स्टडीज ऑफ द सॉर्डिड डबलिन स्लम्स आर पावरफुली रिटन। इसमें डबलिनर्स में इन्होंने अपना जो डबलिन है ना, उसकी जो स्लम्स हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से दिखाया है। उसके बाद इनकी दूसरी वहीं पर सेट होती है, कहाँ पर, डबलिन में ही, वो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। ये बहुत ही फेमस है, सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर बेस्ड हैं, बहुत पढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने मतलब कैसे एज ए राइटर के रूप में डेवलप हो रहे हैं, ये हम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। रिलीजियस अपब्रिंगिंग और इनका सेंसुअसनेस का जो डिजायर है वो हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो है माना जाता है कि जो इनका करेक्टर स्टीफन डिडालस है ना, वो काफ़ी फेमस है। स्टीफन डिडालस, जॉयस खुद हैं, जेम्स जॉयस खुद हैं, माना जाता है ये ऑटोबायोग्राफिकल है, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी फेमस जो है इनकी ये रचना है ना। इसमें इन्होंने कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को भी सामने लाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनकी अगली बुक आती है जो है वो है एग्जाइल्स 1918 में। और उसके बाद स्टीफन डिडालस फिर इनकी एक रचना में आते हैं, वो है यूलिसिस 1922। ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये जो है लियोपोल्ड और मिसेस ब्लूम जो है ना, उनकी स्टडी एक प्रकार से करता है, दो करेक्टर हैं इसके ना। तो यूलिसिस जो है बहुत ही फेमस है। और 1922 टाइम जो ये पब्लिश हुआ था ना, ये भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ईयर बहुत ही फेमस है, क्योंकि इस साल बहुत सारी ऐसी रचनाएं पब्लिश हुई हैं जिन्होंने लिटरेचर में बहुत सारा इम्पैक्ट, बहुत सारा अपने मार्क्स क्रिएट किए हैं। चलिए, इसी साल वेस्टलैंड आई थी ना, आपने देखा होगा, अ रूम ऑफ ओन्स ओन, वर्जीनिया वुल्फ का आया था इसी साल 1922 में ना। तो ये सारी रचनाएं जो है पब्लिश हुई हैं। उसके बाद छोटी मोटी इनकी रचनाएं हैं, इसको छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट राइटर, अगले राइटर के बारे में चलते हैं। तो वर्जीनिया वुल्फ, जिनकी हम बात कर रहे थे 1882 से 1941 तक, तो आइए हम इनको फटाफट देख लेते हैं वर्जीनिया वुल्फ की। तो ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि सर एक बड़े स्कॉलर थे, सर लेस्ली स्टीफन,
इन्हीं की बिटिया थी जो है वर्जीनिया वुल्फ, हमारी काफ़ी फेमस है ना, काफ़ी फेमस है। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप ना, अभी आपको आगे मिलेगा। तो ये शुरुआत से ही लिखने पढ़ने में काफ़ी तेज थी। इनकी मैरिज जो है 1912 में किससे हुई, लियोनार्ड वुल्फ से। तो ये वर्जीनिया वुल्फ बन गई, वर्जीनिया स्टीफन से वर्जीनिया वुल्फ बन गई, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस थी, काफ़ी एक्टिव रहती थी और इन्होंने काफ़ी वर्क भी पब्लिश किए हैं। इनका पहला नावल जो है 1915 में आया था, हालांकि ये एज अ क्रिटिक के रूप में भी इन्होंने अपना नाम काफ़ी कमाया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं इनकी जो पहली रचना आती है हमारे पास एज अ नॉवलिस्ट के रूप में, वो है द वॉयज आउट। द वॉयज आउट इनकी 1915 में आती है, पहली इनकी नावल है। काफ़ी इनकी नरेटिव टेक्निक की जो यहाँ पर तारीफ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर इनकी एक आती है नाइट एंड डे, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये बुक जब आती है ना, अभी हमने आपको बताया था ना जैकब्स रूम 1922 में, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस होती है। यहाँ से इनकी जो एक टेक्निक है ना स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को यूज करने की, वो बिल्कुल ही अलग इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और ये जैकब की पर्सनालिटी को कुछ इस तरीके से इन्होंने दिखाया है कि उस समय जो है मतलब जो हमारा उस समय की जो सोसाइटी है उसका पूरा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद इनका तीसरा जो फेमस रचना है वो आती है मिसेस डैलवे। ये भी बहुत फेमस है, आप सब लोगों ने मिसेस डैलवे को पढ़ा ही होगा। जो है मिसेस डैलवे बहुत ही फेमस रचना इनकी है, ये ध्यान रखेंगे, 1925 में आई थी, ठीक है। ये लंदन पर ही बेस्ड है। उसके बाद इनकी आती है टू द लाइट हाउस, ये भी बहुत फेमस है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक के लिए जानी जाती है। उसके बाद इनकी द वेव्स आती है, हालांकि वेव्स उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है लिखा है इन्होंने तो आपको याद रखना है। ऊपर हालांकि जितनी हमने बताई आपको उसे भूलना नहीं है। उसके बाद फ्लस इनकी है, ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पर बात करती है, पास्ट इमोशंस की बात करती है, काफी फेमस ये भी रचना है। द ईयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इनकी सबसे फेमस अभी तक कर सकते हैं वो है ऑरलैंडो बायोग्राफी, ये भी काफी फेमस है इनको। तो ध्यान रखिएगा, इनकी 5-6 रचनाएं बहुत फेमस है, आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, अब इसके अलावा ऐसा नहीं था कि इन्होंने केवल जो है नॉवेल्स लिखे हैं, इन्होंने एसेज भी लिखे हैं, कल्चरल सब्जेक्ट पर भी बहुत लिखे हैं। एक इनका है मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, इसको छोड़ दीजिए। द कॉमन रीडर, ये काफ़ी फेमस है। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया ना, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये इनका ऐसे है, फेमिनिस्ट पर बेस्ड है ना, फेमिनिज्म पर बेस्ड ऐसे है। कहते हैं कि एक जो हमारी महिला होती है ना उसको क्या चाहिए होता है, रूम ऑफ वंस ओन, उसका भी कोई एक स्पेस होना चाहिए ना घर में, उसका कोई एक कमरा तो होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद द सेकंड कॉमन रीडर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉजर फ्राई, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। द डेथ ऑफ द मॉथ, ये काफी फेमस है, 1942 में आई थी, तो ये भी ऐसे है, आप ध्यान रखेंगे। द मोमेंट है, ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपको याद रखना है, द कॉमन रीडर, अ रूम ऑफ वंस ओन आप जरूर याद रखेंगे, एंड द डेथ ऑफ द मॉथ, ये भी आप याद रखेंगे। 3 रचनाएं आप इनकी एसेज में जरूर याद रखेंगे, ये सब की सब क्रिटिकल एसेज हैं, ध्यान रखिएगा, काफी फेमस हैं इनकी क्या। चलिए, अब इनको हम छोड़ते हैं। आइए अब और नॉवलिस्ट को देख लेते हैं। तो ईएम फॉस्टर साहब थे, इनका पूरा नाम है एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ना, पूरा नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ईएम फॉस्टर तो चूंकि एब्रिविएशन सब सुने हैं और इनका पूरा नाम कभी लोग नहीं जानते। इनकी जो बहुत ही फेमस नावल है, वो पहली ही नावल इनकी जो है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, 1905 में, बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा। ये पोप की एक पोयम है ना, वहां से टाइटल लिया है इन्होंने ना, एसे ऑन मैन से। उसके बाद द लॉन्गेस्ट जर्नी 1907, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इनकी। इनकी जो सबसे रूम विथ अ व्यू, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आगे आपको मिलेगी, पैसेज टू इंडिया ना, विलियम फॉस्टर की, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मास्टरपीस इनकी जो है ये कहलाती हैं। 2 मास्टरपीसेज इनकी बाद में कहलाती हैं, एक तो हमारा हार्वर्ड्स एंड हो गया और एक है पैसेज टू इंडिया, ये दोनों इनकी मास्टरपीसेज कहलाती है। ध्यान रखिए कि ये दोनों आपको किसी भी हाल में भूलना
नहीं है। उसके बाद इन्होंने द सेलेस्टियल ओमनिबस लिखा है, द स्टोरी ऑफ द सायरन लिखा है, द इटर्नल मोमेंट लिखा है। ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो क्रिटिकल वर्क है जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, ये बहुत ही फेमस है। इसे आपको नहीं भूलना है, किसी भी हाल में ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही फेमस है ये एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल, आप ध्यान रखेंगे, क्रिटिकल वर्क है। उसके बाद अवेंजर हार्वेस्ट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल आप जरूर याद रखेंगे, ये आप किसी भी हाल में भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे अल्डुअस हक्सले साहब हैं, इनका पूरा नाम है अल्डुअस लियोनार्ड हक्सले। ये भी काफ़ी फेमस हक्सले जो है साइंटिस्ट जो थे ना, उसी परिवार से ही आते थे, टीएच हक्सले के। तो आइए इनको देखते हैं हम लोग। तो इनके बारे में हमें क्या मिल रहा है, अब इनके बारे में मिल रहा है कि ये ऑक्सफोर्ड पोएट्री के एडिटर भी रह चुके हैं 1917 में। तो ये भी काफ़ी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पद होता है, वहाँ का एडिटर, ऑक्सफोर्ड पोएट्री का एडिटर होना अपने आप में काफ़ी जो है कह सकते हैं कि काफ़ी नाम वाला पद है। उसके बाद एडिथ सिटवेल थे, सिटवेल की एक एंथोलॉजी थी व्हील्स, व्हील्स में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एडिथ सिटवेल आपको मिलेंगे, सिटवेल जो है पढ़ने को मिलते हैं। और इन्होंने ये ध्यान रखना, अंडर द सुडोनिम, एक सुडोनिम इनका था ऑटोलिकस, कई बार ये पूछा है कि ऑटोलिकस सुडोनिम के अंडर कौन लिखता है, ध्यान रखिएगा, हक्सले, अल्डुअस हक्सले साहब ऑटोलिकस सुडोनिम से लिखते हैं। ही रोट फॉर द एथेनियम, इन्होंने एथेनियम के लिए एक सुडोनिम अडॉप्ट किया था जिसका नाम था ऑटोलिकस ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये छोड़िए, आइए हम देखते हैं इनकी राइटिंग के बारे में। तो इनका पहले शुरुआत में द बर्निंग व्हील आया, ये काफ़ी फेमस है। द डिफीट ऑफ यूथ, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो है। उसके बाद द ब्लेस सिनिसिज्म एंड सेक्सुअलिटी ऑफ लेडा, ये काफ़ी इनकी फेमस है, 3 वॉल्यूम्स आई थी शुरू में, उतनी फेमस नहीं है, लेकिन जो अब सबसे ज़्यादा फेमस है और जो अक्सर एग्जाम में रिपीट कर करके आता है वो है आइलेस इन गाजा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ मार्क कर दूंगा, इसको आपको भूलना नहीं है। आइलेस इन द गाजा किसने लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्रोम एलो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एंटिक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बैरन लीव्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। अब इनकी जो इंपॉर्टेंट आती है रचना वो है पॉइंट काउंटर पॉइंट, ध्यान रखना, बहुत ही फेमस इनका फिक्शन है पॉइंट काउंटर पॉइंट, बहुत ही फेमस है ये। यहाँ पर इन्होंने फिक्शन को थोड़ा सा म्यूजिकलाइज करने की कोशिश की है, इसको थोड़ा म्यूजिक फॉर्म में बनाने की कोशिश की है। पॉइंट काउंटर पॉइंट भी इनकी बहुत फेमस रचना है। तो 2 रचना आपको याद रखनी है, आइलेस इन गाजा, पॉइंट काउंटर पॉइंट। अब तीसरी रचना जो आपको याद रखनी है वो है बहुत ही फेमस डिस्टोपियन नावल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड बहुत ही फेमस है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डिस्टोपियन नावल है, साइंस फिक्शन में आती है, ध्यान रखिएगा, डिस्टोपियन नावल काफ़ी फेमस है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 3 रचनाएं इनकी हो गई, हाँ, जो हमने आपको बताया है कि आपको याद रखनी ही है, ठीक। उसके बाद इनकी कुछ और रचनाएं हैं, आफ्टर मेनी ए समर, टाइम्स मस्ट हैव ए स्टॉप, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप याद रख सकें तो एक ये याद रख लीजिएगा, द पेरेनियल फिलॉसफी, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, जिसमें इन्होंने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को काफ़ी अच्छे से दिखाया है, ठीक है। तो 3 रचनाएं मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जरूर याद रखनी है, आइलेस इन गाजा, पॉइंट काउंटर पॉइंट और द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये 3 रचनाएं आप हक्सले साहब की जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इनको हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं, इनकी कुछ और रचनाएं यहाँ पर छोटी छोटी दिया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव सर्वे ऑफ द नॉवेल्स, नॉवेल्स का सर्वे करना है, बहुत ज़्यादा हमें सर्वे से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपको बाद में मिल जाएंगी जब हम लोग पढ़ेंगे, जब टर्म्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो जो लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए हैं वहाँ पे वो मिल जाते हैं, तो ये सब नाम हमारे पास फिर से आ जाएंगे। तो फिक्शन में हम देखें तो हमारे पास जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ हैं, अल्डुअस हक्सले हैं, ये सब हमें मिल जाते हैं। और इसके अलावा साथ साथ में डोरोथी मिलर रिचर्डसन है, डोरोथी रिचर्डसन का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा ना, डोरोथी रिचर्डसन, इनकी एक पिलग्रिमेज नाम की कलेक्शन थी, काफ़ी फेमस है, ये पीछे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ राइटर हैं जिनके नाम आते हैं। उसके बाद और कुछ छोटे मोटे राइटर हैं, जैसे से सिनक्लेयर हैं, हाँ, मे सिनक्लेयर, इनका भी नाम आता है। इनकी एक रचना है द लाइफ एंड डेथ ऑफ हैरियट फ्रेयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज अ राइटर मे सिनक्लेयर
जो है काफ़ी पूछी जाती हैं। ये रचना तो उनकी उतनी फेमस नहीं है। सिगमंड फ्रायड भी इसी समय आते हैं, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं सिगमंड फ्रायड को। इंटरप्रिटेशन ऑफ उनका जो ड्रीम्स वगैरह है ना, वो सब यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है। रशियन नॉवलिस्ट भी बहुत मिलेंगे आपको इस टाइम पे। फिलहाल इनको छोड़ते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग फटाफट आगे की तरफ चलते हैं। छोटे छोटे राइटर्स हैं, इनके कुछ न कुछ एक दो रचनाएं आपको मिलेंगी, उनको हम जब राइटर के तौर पर चलेंगे ना तो वहाँ पर हम पढ़ लेंगे। चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर द पोएट्री। चलिए हम पोएट्री की तरफ चलते हैं ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अगर देख लेते हैं आपके लिए मिल जाए तो दैट्स चलिए, छोटे छोटे बहुत सारे राइटर्स हैं, इन पर हम नहीं जाएंगे, इनके लिए हम इतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। बहुत सारे राइटर्स हैं। फिलहाल बच्चों हम लोग चलते हैं, सीधे निकल चलते हैं। रॉबर्ट ग्रेव्स हैं, इनकी पोएट्री के बारे में यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ नाम दिए हैं पोएट्री में। रॉबर्ट्स ग्रेव हैं, सिगमंड फ्रायड, सुजून है ना, इन सब के नाम पीछे आपको मिल चुके हैं। ये पूरा ऐसा नहीं है, जो है पीछे आप सबको लगभग लगभग सारे राइटर्स आपको मिल चुके हैं ना। चलिए हम एक एक करके आगे डील करेंगे। जो हमारे पोएट्स हैं, सटायरिस्ट हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पोएट्स में हमारे आ जाएंगे J.M. हॉपकिंस, जॉर्ज जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, G.M. हॉपकिंस। ये वही हैं जो कर्टेल सॉनेट्स को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। 10.5 लाइन की जो सॉनेट होती है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। स्प्रंग रिदम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो काफ़ी ये फेमस राइटर हमारे हैं। आइए हम इनको देख लेते हैं। हॉपकिंस साहब को, हॉपकिंस साहब की बात करें तो ये बहुत ही कल्चर और डीपली आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते थे। हाईगेट बिलावल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, ये सब छोड़ दीजिए। बाद में चर्च को इन्होंने ज्वाइन किया, ये भी आप छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीचिंग उचिंग करने के बाद फिर लिटरेचर में इनका काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, और उसके बाद ये काफ़ी लिटरेचर लिखा करते थे। इनकी हम पोइट्री की चर्चा करेंगे। इन्होंने एक नई टेक्निक ईजाद करी ना, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, अब इनकी सबसे पहले जो रचना आई, बहुत ही फेमस रचना है, द रेक ऑफ द ड्यूक लैंड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस रचना है। हाँ, द रेक ऑफ द ड्यूक्स लैंड। ये ग्रेट ओड, ओड है, ध्यान रखने का। अकेजन्ड बाय द सिंकिंग इन अ स्टॉर्म ऑफ द ड्यूक्स लैंड। कह रहे हैं ये जो जहाज है ना, इसकी, ये जहाज का नाम है, ये एक तूफान में डूब गई थी ना, तो उसी रेक मतलब तहस नहस हो जाना, टूट जाना, डूब जाना। तो ये काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसमें 5 जो है नन थी, और बहुत सारे रिफ्यूजीज थे, उनको एक प्रकार से जानबूझ करके मार दिया गया था, जहाज को नष्ट कर दिया गया था ना, उसी पर इन्होंने लिखा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये आप याद रखेंगे। दूसरी जो इनकी रचना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू ऑल मस्ट, ये मतलब जितनी भी मैं बताता हूँ इनको आपको याद ही रखना किसी भी हाल में ना। तो दूसरी इनकी है, दैट इज हमारी है फेलिक्स रॉन्डेल। ये भी काफ़ी पूछा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, फेलिक्स रॉन्डेल। ठीक है, ये भी मेन और विमेन के बीच में जो एक सिंपैथी है उसको दिखाता है, काफ़ी फेमस इनकी रचना है। चलिए, उसके बाद इनके कुछ सॉनेट्स हैं, उसको छोड़ दीजिए सॉनेट्स के लिए। आइए हम चलते हैं, सीधे आगे पढ़ते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। नाउ वी आर मूविंग अहेड। चलिए बेटा, आइए, हाँ देखते हैं इनकी। शायद इनकी छोटी छोटी पोएट्री आप सब लोगों ने पढ़ी होगी ना। इनका एक कलेक्शन है, द रेक ऑफ द ड्यूज लैंड के अलावा यहाँ पे शायद आई थिंक मिला नहीं है, दिया नहीं है। चलिए, इनको हम अलग से भी पढ़ते हैं, इनकी सारी रचनाएं आपको जरूर बताएंगे। देखिए, कम से कम मान के चलिए कि 50 ऐसे आपको राइटर यहाँ से मिलेंगे जिनको आपको डिटेल में पढ़ना ही होता है। डिटेल इन द सेंस कहें, उनके सारे वर्क्स का नाम देंगे, उन वर्क्स में क्या है वो भी आपको बताएंगे, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ से फेमस टर्म्स आए हैं, कौन सी लाइंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो सब हम आपको जरूर बताएंगे। एक एक राइटर को कम से कम मान के चलिए 2-3 क्लासेस में आपको निपटाने पड़ेंगे। वो सब आप उसमें आपके J.M. हॉपकिंस, हार्डी, जितने भी फेमस राइटर हैं वो सब आपके आएंगे। तो यहाँ पे आपको केवल दिमाग में ये आइडिया रखना है कि इस एज में हमारे हॉपकिंस साहब आते हैं, इनका ये कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने ये लिखा था। जब आपको वहाँ पर पढ़ने लगें तो आपको, ताकि दिक्कत ना आए, आपको ये लगे कि हाँ चलिए हमने इनको सुना हुआ है। जैसे इलियट है, अब इलियट को इन्होंने जितने में दिया है उतने में हम इलियट को कभी नहीं पढ़ सकते। इलियट पे मिनिमम 5-7 क्लासेस चलनी ही होती हैं।
तो इनको, क्योंकि ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनको हमें 5-7 क्लास के नीचे समाप्त ही नहीं कर सकते। इनकी बायोग्राफी में ही कम से कम 1-2 क्लासेस हमारी चली जाएंगी। उसके बाद इनके पोएट्री में 1-2 क्लासेस चली जाएंगी, इनके प्लेज हैं उनमें चली जाएंगी। तो 4 से 5 क्लासेस तो मिनिमम आपको देने पड़ेंगे। इनके क्रिटिकल वर्क्स हैं, जैसे इनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है वो आपको पढ़ना ही होता है, द यूज ऑफ पोएट्री है वो आपको पढ़ना ही होता है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम है वो पढ़ना ही होता है। उसमें जो इन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी दी है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, वो सब बेटा आपको पढ़ना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपके दिमाग में ये आए कि सर ने टीएस इलियट को तो इतने में ही निपटा दिया। टीएस इलियट नहीं निपटे, ये केवल इंट्रोडक्शन आपको दिया जा रहा है। राइटर कोई अभी नहीं पूरे हुए हैं, राइटर तो अभी शुरू होंगे। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तब आपकी असली परीक्षा होगी। लेकिन इसलिए कि आपको ऐसा ना लगे कि मैं हेनरी जेम्स को ले आऊं तो आप कहें अरे हेनरी जेम्स को तो हमने सुना ही नहीं, कौन है ये। इसीलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है कि जब वहां पढ़ाऊं तो आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। जेम्स जॉयस को पढ़ाऊं तो डबलिनर्स आपको समझ में नहीं आया, डबलिनर्स का नाम ही नहीं सुना है कहीं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आप थोड़ा बहुत सुना ही नहीं कहीं। तो बेटा ये आपको हिस्ट्री एक इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ाई जाती है कि आपको पता रहना चाहिए क्या क्या हुआ है ना, कौन कौन से मेन राइटर कब कब आए हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे, जैसे एक बच्चे ने हमको मैसेज किया और पूछा कि सर शेक्सपियर हमारे मॉडर्न एज में आते हैं। तो हमने कहा नहीं बेटा, मॉडर्न एज में तो नहीं आते हैं। हाँ, तो कहा अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। अब मैसेज उसने किया था, अब देखो, अब इतना भी नहीं पता, इसीलिए ये आपको पढ़ाया जा रहा है कि आपको इतना पता होना चाहिए कि ये सारे राइटर हमें मॉडर्न एज में मिलेंगे, ये हमें विक्टोरियन में मिलेंगे, ये हमें रोमांटिक में मिलेंगे। इतना जानकारी आपको होनी चाहिए ना। तो चलिए, इलियट के बारे में कह रहे हैं। टीएस इलियट का पूरा नाम है टॉमस स्टर्न इलियट। डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे, इन्होंने 2-3 शादी करी वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। फिलहाल चलते हैं इनकी लाइफ के बारे में। तो ये आपको पता ही है कि ये पैदा कहाँ हुए थे, यूएसए में ना। यूएसए में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? यूएसए में एक प्लेस है मैसाचुसेट्स, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बाद में ये शिफ्ट हो गए लंदन, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली 1927 में ना। ये 15 में ही आ गए थे लंदन, फिर वहां से सिटीजनशिप ले लिया इन्होंने 1927 में। यहीं पर इन्होंने शादी वादी भी अपनी कर ली थी ना। चलिए फिलहाल आइए चलते हैं। ये बैंक में भी काम करते थे, बैंकर भी थे, और बहुत सारे मैगजीन्स भी इन्होंने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे मैगजीन्स के एडिटर भी थे। तो अब आइए देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या किया इन्होंने। तो देखिए, पहला तो इगोइस्ट के एडिटर थे, असिस्टेंट एडिटर। इगोइस्ट मैगजीन है ना, पीछे आप मैंने पढ़ी होगी, आपको याद नहीं होगी ना, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा सा पढ़ा करो। इगोइस्ट मैगजीन के एडिटर थे। उसके बाद किसके एडिटर थे बेटा? मैगजीन्स को आप जरूर याद रखेंगे, क्राइटेरियन के एडिटर थे। द क्राइटेरियन है ना, द क्राइटेरियन के एडिटर थे, क्राइटेरियन, इसके भी एडिटर थे। उसके बाद फेवर एंड फेवर जो है ना, उसके डायरेक्टर थे, फेवर एंड फेवर के, फेवर एंड फेवर के डायरेक्टर थे। इसी में बहुत सारी रचनाएं पब्लिश इन्होंने की है अपने अंडर में, बहुत सारे पोएट्स की ना, आर्डन वगैरह की भी रचनाएं जो है फेवर एंड फेवर में पब्लिश करने वाले यही थे ना। चलिए, उसके बाद ये नॉर्टन प्रोफेसर थे, कहाँ पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। चलिए, नोबेल प्राइज इनको मिला, आपको पता ही है, 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, बहुत ही फेमस ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ऑर्डर ऑफ मेरिट भी उसी साल इनको मिला है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब इतना इनके बारे में, लाइफ के बारे में दिया है, तो इतनी ही लाइफ इनकी नहीं है, इनकी लाइफ के बारे में और बहुत कुछ है। तो वो आपको डिटेल जब हम स्टडी करते हैं तब आपको पता चलता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। पहला इनका जो वॉल्यूम ऑफ पोएट्री आया वो है प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। काफी फेमस इनकी रचना है बेटा, ध्यान रखना। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन 1913 में आई थी, 1917 में आई थी। काफी फेमस इनकी रचना है, और ये माना जाता है कि नए जो मॉडर्न पोएट्री राइटिंग था ना, उसका ट्रेंड सेट करने का श्रेय जाता है इस कलेक्शन को। ध्यान रखिएगा, पोएट्री है, इसमें कई सारी पोएम्स हैं, कलेक्शन है ये इसमें आप देखेंगे तो बिल्कुल विटली, आयरॉनिकल, सटायर, बोर्डम, इम्पटीनेस एंड पेसिमिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये सब मॉडर्न लाइफ का इन्होंने दिखाया। कौन? हमारे इलियट साहब ने। इसीलिए वन ऑफ द फोर रनर ऑफ मॉडर्न पोएट्री कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद इनकी अगली कलेक्शन आती है पोएम्स 1920। बहुत ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ अंदर पोएम्स जो हैं वो हमें पढ़नी होती है ना। चलिए, जैसे इनकी एक पोएम है ना, मोनोलॉग है, वो है जेरोनसन, बहुत ही फेमस पोएम है। जेरोनसन मतलब ये वृद्ध लोगों पर लिखा है कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो ये सब हम पढ़ेंगे फिलहाल। चलिए, अब आते हैं बेटा
इनकी जो सबसे ज्यादा मच डिस्कस्ड पोयम है, द मोस्ट डिस्कस्ड पोयम है द वेस्टलैंड, 1922 में आई थी। और 1922 ईयर हम पहले से बताते चले बहुत इम्पैक्टफुल ईयर था कहाँ, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। तो ये काफ़ी फेमस है, इसमें बहुत सारे एल्यूजन्स, रेफरेंसेस, बहुत सारी फ्रेगमेंटेड टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक, सब कुछ इन्होंने यूज किया है। बहुत सारा चीज़ यूज किया है। ये तो पूरी मैग्नम ओपस है, इसको ही पढ़ने में हमें कम से कम एक लेक्चर तो पूरा देना पड़ता है, 2 लेक्चर ना। मतलब लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ाएंगे, आपको मेन मेन चीज बताएंगे, तब 1 से 2 लेक्चर लगेंगे वेस्टलैंड को खत्म करने में ना। चलिए, फिलहाल इसमें बहुत सारे जो है बहुत सारे सिंबल्स वगैरह का यूज किया गया, लेकिन ये 5 पार्ट में है, ये 5 पार्ट आप नोट कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए। द बरियल ऑफ द डेड है, द गेम ऑफ चेस है, द फायर सरमन है, और डेथ बाय वाटर, और लास्ट वाला है व्हाट द थंडर सेड। तो ये 5 पार्ट में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है, पांचों बहुत पूछता है, पांचों से क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम होती है, हर एक एग्जाम में मान के चलिए घुमा फिरा के यहाँ से कुछ ना कुछ आपको दे ही देता है ना। तो काफी आपको इसको याद रखना चाहिए। चलिए, इतना तो आप ध्यान रखेंगे, जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, वेस्टलैंड को तो डिटेल में पढ़ना ही होता है, बिना पढ़े उसको आप डिटेल में कुछ कर ही नहीं सकते ना। चलिए, हॉलो मैन की है, हॉलो मैन भी काफी ये एम्प्टीनेस ऑफ मॉडर्न मैन को दिखाता है। कहता, उसकी लाइन ही है, शुरुआत लाइन कहता, वी आर द हॉलो मैन, वी आर द स्टफ्ड मैन ना। कहता हम लोग बिल्कुल खाली हैं, एम्प्टी हैं भाई, स्टफ्ड है, अंदर से भूसा बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है। तो ये भी काफी फेमस है, ये भी 5 जो है सेक्शन में लिखी गई है, काफी अच्छी पोयम है। उसके बाद इनकी एक रिलीजियस पोयम आती है, एश वेंसडे, 1930 में, ये काफी फेमस पोयम है, जहां पर पोएट का धीरे धीरे हम देख रहे हैं रिलीजियस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है, काफी क्रिश्चियन रिलीजन की तरफ इसका झुकाव पोएट का हमें काफी देखने को मिलता है ना, एश वेंसडे। चलिए, एक तो ये इनकी फेमस रचना है। उसके बाद इनका पूरा रिलीजियस अगर आपको फरवर देखना है, तो इनकी एक 4 पोएम का कलेक्शन है, जिसको हम बोलते हैं 4 क्वार्टेट्स ना। इसमें 4 पोएम है, 1944 में आई थी। इसमें 4 पोएम कौन कौन सी हैं, तो एक है बर्ड नाटन है, 36 में आई थी, ईस्ट कॉकर 40 में आई थी, ड्राई साल्वेजेस 41 में, एंड लिटिल गिडिंग 1942 में। फिर चारों को कलेक्ट करके एक नाम दे दिया गया, द 4 क्वार्टेट्स ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गई, ये चारों पोएम इसमें आती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें भी इन्होंने अपना क्रिश्चियन रिवर्थ, रिवाइवल, इन सब की बात करी है, प्योरली रिलीजियस पोएम कह सकते हैं। अब देखिए, पोएट्री ही नहीं लिखा है, ड्रामा भी लिखा है। ड्रामा देख लेते हैं, 5-6 ड्रामा इनके फेमस हैं। तो ड्रामा में स्वीनी एग्नोस्टिस है, ये स्वीनी एग्नोस्टिस इनकी जो है 1926-27 में, ये पोएटिक ड्रामा है। द रॉक है 1934। मर्डर इन कैडल सबसे फेमस है, जो आपको भूलना नहीं किसी भी हाल में, हालांकि इनकी कोई भी रचना आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो इंपॉर्टेंट होती ही है ना। और फैमिली रियूनियन, ये दोनों मान के चलिए लगभग लगभग आप यूजी पीजी में कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, ये दोनों। उसके बाद द कॉकटेल पार्टी 1949, द कॉन्फिडेंशियल क्लार्क, एंड द एल्डर स्टेट्समैन, ये काफी इनकी फेमस ये ड्रामाज हैं, आप ध्यान रखेंगे। इन पर आपका निगाह जरूर होनी चाहिए कि इन्होंने प्ले भी लिखा था। चलिए, अब आइए हम लोग चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इनके जो है पोएट्री की तरफ, इनका एसेज की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोज वर्क में। ये क्योंकि आपके जो अभी हमने आपको बताया ना, ट्रेडिशन, इंडिविजुअल टैलेंट, आपको हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ना, इनकी थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, डिसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सब आपको इसी एसेज में मिलेंगे। एक तो इनका है एसेज, सेलेक्टेड एसेज 1917 से लेकर 32 तक का, ये है द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मिल जाएगा। और ये एलिजाबेथन एसेज 1934, और आफ्टर स्ट्रेंज गॉड्स, पॉइंट्स ऑफ व्यू, एंड व्हाट इज अ क्लासिक, ये सब इनके एसेज हैं, सब इनके क्रिटिकल एसेज हैं। एज अ क्रिटिक, ये भाई सबसे पहले क्रिटिक माने जाते हैं, न्यू क्रिटिक, सबसे पहले क्रिटिक हमारे माने जाते हैं ना। नई पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री शुरू किया, उसका श्रेय इनको जाता है, मॉडर्न पोएट्री को इस्टेब्लिश करने का। अब इसी कैटेगरी में हमारे आते हैं W.H. ऑर्डन, इनका पूरा नाम क्या है, वेस्टन ह्यूज ऑर्डन ना, वेस्टन ह्यूज ऑर्डन। तो इनको देख लेते हैं, ऑर्डन महोदय, इनको इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि मूवमेंट पोएट की जब हम बात करते हैं ना, तो इनका नाम आता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे जो पोएट हैं। तो इनकी पोएट्री आइए हम देख लेते हैं, वार पर बेस्ड है इनकी पोएट्री, ये भी हॉलोनेस ऑफ, इम्पटीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात करते हैं।
और ये इनके साथ जो 3-4 लोग थे ना, स्टीफन स्पेंडर, लुइस डे सेसिल लेविस, ये जो लोग थे ना, ये लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप पूरा बनाया हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट विंग पोएट के थे ना। आइए इनकी पोएम देख लेते हैं। तो पोएम्स 1930 आई है, द ओरेटर्स 1932, लुक स्ट्रेंजर। अब देखो ऐसे इनकी पोएम्स को हम नहीं समझ पाते हैं। W.H. Auden की अलग से पोएम्स आती हैं ना, W.H. Auden की बहुत सारी पोएम्स हैं। जैसे इनकी आप पोएम देखेंगे, आपने द अननोन सिटीजन पढ़ा होगा, द शील्ड ऑफ एक्विलिस पढ़ा होगा ना, ये सारी इनकी अलग से पोएम है, जो ये कलेक्शन है, इसी कलेक्शंस में आती हैं। जैसे 1930 के कलेक्शन में आया है, ओरेटर्स में आया है, ये सब इनका कलेक्शन है। इसी में इनकी छोटी छोटी पोएम्स हैं, वो आपको पढ़नी होती हैं। तो उसको भी हम इंपॉर्टेंट जो पोएम्स होते हैं ना, वो आपको लिखाते हैं, नोट कराते हैं। स्टीफन स्पेंडर इन्हीं के साथ के थे। इनकी भी बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस हैं, आर्डन ग्रुप के ही थे, लेफ्ट विंग ग्रुप के थे ये भी हमारे स्पेंडर साहब। और उसके बाद इनको छोड़ दीजिए, इनकी भी रचनाएं हमें बहुत ज़्यादा कलेक्टिव पोएम्स के रूप में मिलती हैं, उसको हम अलग से पढ़ेंगे ना। इनकी आपको जो याद रखना है, एक बायोग्राफी इन्होंने अपनी लिखी, ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के ग्रुप के एक और थे, सेसिल डे लेविस ना, सेसिल डे लेविस। उसके बाद एक और मिलेंगे आपको, लुइस मैकनीस मिल जाएंगे। बस इतने 4 राइटर्स ये जो है बहुत फेमस हैं। तो सेसिल डे लेविस की बात करें तो इनके ऑक्सफोर्ड पोएट्री के एडिटर थे ये भी कुछ दिन तक, आर्डन से ये जुड़े हुए थे। इनका एक है ट्रांजिशनल पोएम्स, 1929 में आई थी, ये आप याद रखिएगा। हालांकि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पोएम्स हैं, वार पर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा हमें इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। चलिए, अब लुइस मैग्नीस हमने आपको बताया, ये भी आ जाएंगे। लुइस मैग्नीस भी उसी कैटेगरी में थे, ये बिशप थे और काफ़ी जो है, जो लेफ्ट विंग पोएट्स हैं ना, उस पे काफ़ी काम किया हुआ है इन्होंने। इनकी जो रचना है, इनका क्रिटिकल स्टडी है द पोएट्री ऑफ W.B. येट्स, तो ये ध्यान रखेंगे, इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो इनकी एक बेस्ट बुक है पोएट्री ऑफ W.B. येट्स। उसके बाद इनकी पोएम्स है, अर्थ कंपेल्स है, आटम जनरल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा, ऑटम जनरल इंपॉर्टेंट है। प्लांट एंड फैंटम भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग बोर्ड है, होल्स इन द स्काई, ये सब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको बस छोड़ दीजिए। ये सब लोग बिल्कुल आप समझ लीजिए ना उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आर्डन साहब हमारे जो है ये जाने जाते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए ना। कौन से थे इनके साथ? क्रिस्टोफर इसरवुड। तो क्रिस्टोफर इसरवुड क्या करते थे, वो इनके रूममेट थे ना, ये लोग काफ़ी क्लोज थे, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो अब आगे हमारे आ गए एडिथ सेटवेल। तो चलिए इनको हम छोड़ते हैं, कल से हम लोग एडिथ सेटवेल को पढ़ेंगे। आज की क्लास यहाँ पर एंड करते हैं, कल से हम आप लोगों को मिलेंगे। इसके आगे फटाफट हम इसको ख़त्म करके हम अब जो क्लासेस शुरू करना चाहते हैं आपके लिए, वो ये है कि एक तरफ हम एक पोएट को, एक राइटर को डेली लेंगे, और बीच में हमें टाइम मिलेगा तो हम कुछ टर्म्स को भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और इसको रिवाइज करिए, थोड़ा सा समराइज करके पढ़ते जाइए, ताकि आपको जब डिटेल में पढ़े ना तो आपको दिक्कत ना हो ना। तो चलिए मिलते हैं कल फिर आपसे एक नई क्लास के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड डे यू ऑल।